चलिए शुरू करते हैं पैसिव्स। पैसिव्स टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में एक्टिव से पैसिव बनाओ ये नहीं आता, जरूरी नहीं कि यही आए, पैसिव से रिवर्स भी आ सकता है एक्टिव बनाना। तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि लिखा गया सेंटेंस पैसिव है या एक्टिव है। कुछ बच्चों को यही नहीं समझ में आता, बच्चे पैसिव का भी पैसिव बना रहे होते हैं, पैसिव को एक और बार पैसिव में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, कैसे पता चलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट होती है वर्ब। याद रखो, वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट है। जब ट्रांसफॉर्मेशन आप सीखते हो तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आपके पास, जिसे हम कहते हैं वर्ब। ठीक है, अब कोई भी वर्ब होगी, उस वर्ब को करने वाला कोई ना कोई होगा, और करने वाले को हम क्या कहते हैं? डूअर। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट भूल जाओ, पैसिव जब सीख रहे हो तो सब्जेक्ट नाम भूल जाओ, आपको रखना होगा डूअर। क्या रखना होगा? इस वर्ब को करने वाला कौन है? अगर सेंटेंस में वर्ब को करने वाला डूअर यदि वर्ब से पहले है तो सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस। किसी भी सेंटेंस में यदि वर्ब को परफॉर्म करने वाला वर्ब से पहले है तो सेंटेंस कैसा होगा? एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस में जो भी वर्ब आई है, उस वर्ब को करने वाला यानी कि डूअर, इस कार्य को किया किसने, वो सेंटेंस के या तो वर्ब के बाद है या वो सेंटेंस में मौजूद ही नहीं है। डूअर सेंटेंस में या तो नहीं है या वो वर्ब से बाद में है। ऐसी स्थिति में सेंटेंस हमेशा कैसा होगा? ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लो इस बात के कि आप पहचान पाते हो कि नहीं पहचान पाते हो। मैं लिख देता हूं इंग्लिश में, आप पहचान लेंगे आराम से। अगर मैं कहूं राज मैरिड सपना, श्रुति इनवाइटेड हरीश, my brother was awarded by the school. Newspapers have been circulated. Vishesh was punished. Vishesh was punished. मैम आप रोज आते हैं? आप रोज आते हैं? आज ही आए हैं क्या? ओके, मुझे लगा भी। विशेष was punished। एक और सेंटेंस लिख देता हूं। The room was cleaned। पैसिव नहीं सिखा रहा हूं, अभी सिर्फ पहचानना सिखा रहा हूं कि लिखे हुए सेंटेंस को आप पढ़ लें और जान लें कि ये सेंटेंस अपने आप में एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। कैसे पता चलेगा? सेंटेंस में दी गई वर्ब को देखना है, सेंटेंस में कौन से काम को करने की बात हो रही है। जिस काम को करने की बात हो रही है उस काम को करने वाला अगर सेंटेंस से पहले मौजूद है, अगर सेंटेंस से पहले मौजूद है, वर्ब से पहले मौजूद है, तो सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस। और उस काम को करने वाला या तो सेंटेंस में मौजूद नहीं या सेंटेंस में वर्ब के बाद है। ऐसी स्थिति में सेंटेंस कैसा होगा? पैसिव वॉइस होगा। इन जनरल इसी तरह से काम करता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। चलिए सेंटेंस फर्स्ट देखो, राज मैरिड सपना। राज ने सपना से शादी की। वर्ब क्या है? मैरी करना। ये किसने किया शादी करने का काम? राज ने किया। ठीक है, राज ने शादी की। तो वर्ब से पहले डूअर है तो सेंटेंस कैसा होगा? एक्टिव वॉइस। अगला है इनवाइटेड। इनवाइट किया, श्रुति इनवाइटेड हरीश। तो बताओ इनवाइट करने का काम किसने किया? श्रुति ने। अगर डूअर पहले है तो सेंटेंस
एक्टिव वॉइस। अगला सेंटेंस, माई ब्रदर वॉज अवॉर्डेड बाई द स्कूल। माई ब्रदर वॉज अवॉर्डेड बाई द स्कूल, तो बताओ अवॉर्ड करने का काम, सम्मानित करने का काम किसने किया? और ये वर्ब के बाद डूअर आता है तो सेंटेंस कैसा होगा? पैसिव वॉइस। ये आपके प्री नॉलेज की जरूरत नहीं है कि आपको उसको जरूरत पड़े कि नहीं, इतने से भी कर सकते हो आप। न्यूज़पेपर हैव बीन सर्कुलेटेड, न्यूज़पेपर बांट दिए गए हैं। अब बताओ सर्कुलेट करने का काम किसने किया? सेंटेंस में मौजूद नहीं है बांटने वाला। अरे न्यूज़पेपर तो बटे हैं, न्यूज़पेपर को बांटा गया है, लेकिन बांटा किसने, वितरण किसने किया, नहीं है, तो सेंटेंस कैसा होगा? पैसिव वॉइस। समझ में आया वाला हिस्सा? एक बार और देखिए, लिखा है विशेष वॉज पनिश्ड। विशेष वॉज पनिश्ड, विशेष ने किसी को सजा दी है या सजा मिलने का काम विशेष को ही हुआ है? विशेष को ही तो हुआ है। अगर पनिश करने का काम किसी और को किया जाता तो वो आता, और नहीं है तो उसका सजा का हकदार इसी का सब्जेक्ट है, यानी कि सजा देने का काम किसी और ने किया। डूअर इस सेंटेंस में मिसिंग है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस। एक और सेंटेंस देखो, द रूम वॉज क्लीन्ड, रूम साफ किया गया, किसने किया? मिसिंग है, मिसिंग है तो ऐसे में सेंटेंस कैसा होगा? पैसिव वॉइस। ये बड़ा सिंपल सा ट्रिक है और समझ में आ जाता है, जब आप सेंटेंस पढ़ते हो आपको फील होने लगता है। और वैसे ये तो शुरुआत की बात है, जब आप पैसिव के सेंटेंसेस पैसिव सेंटेंस सीख लोगे सारे, तो आपको स्ट्रक्चर भी दिमाग में रहने लग जाएंगे। ठीक है, जब ये स्ट्रक्चर्स आपके माइंड में रहे तो समझ जाइएगा, देखते ही वैसे भी अंदाजा लग जाएगा ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है तो ये तो पैसिव वाला है। ठीक है, लेकिन उसके पहले भी आपको ये चीज अगर इस अनुमान से करना हो क्लियर तो भी हो जाएगा। वर्ब को करने वाला पहले तो एक्टिव, वर्ब को करने वाला बाद में या मौजूद नहीं तो सेंटेंस पैसिव। ठीक है, यहां तक मिटा दूं क्या अभी? नहीं लिख रहे हो? थोड़ा सा क्विक कर लें ना, क्विक, थोड़ा सा जल्दी स्पीड बढ़ा लें अपने। हाँ, बी के साथ में थर्ड फॉर्म होगी तो पैसिव, इतना ही करना है। पैसिव सिखाने से पहले मुझे आप लोगों को एक वर्ब सिखानी है, एक वर्ब सिखानी है और दो छोटी छोटी बातें। उसके बाद में जब आप कोई भी पैसिव देखेंगे, अगर मैं आपको अभी आपके हाथ में पैसिव की शीट दे दूं बिना कुछ पढ़ाए, तो आप उसमें से 70% सही करेंगे। जिस बच्चे ने आज तक पैसिव नहीं सीखा वो भी 70% सही करेगा, सिर्फ एक वर्ब के सीखते ही। और वो वर्ब आपको पहले से आती है। हाँ हाँ, आपको पैसिव सॉल्व करने के लिए टेंस के नाम तक लेने की जरूरत नहीं है, और ऐसा ही होगा नरेशंस में, बड़ा आराम से हो जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है ना। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूं, हर बैच में मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं और रिजल्ट ठीक आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, लगभग किसी का गलत नहीं होता। कुछ खास चीजें होंगी उनको सीखना है बस, पैसिव की टेंशन तो खत्म हो जाएगी। जो इंपॉर्टेंट चीजें अलग अलग बस वो सीखनी है, उसके लिए हमें 5 क्लास की और जरूरत है, अदरवाइज तो एक ही क्लास में हो जाता है इसका काम, और स्पीड बढ़ जाएगी आपकी सेंटेंस को सॉल्व करने की। इतना तय है, जिस तरीके से मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं ये तरीका शायद अभी तक काम में नहीं लिया है आपने। मिटा दूं? सबसे पहले आपको एक वर्ब जाननी होगी। देखो कोई भी वर्ब होती है उसकी सबसे पहली फॉर्म कौन सी होती है? वर्ब की बेस फॉर्म। ये बेस फॉर्म जरूर दिमाग में रखना, वर्ब की बेस फॉर्म। फिर इसके बाद आती है वर्ब की, फिर आती है वर्ब की, फिर आएगी वर्ब की, फिर आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यही तो सीखते हैं आप। ये टोटल 5 फॉर्म्स होती हैं। ओके, एक वर्ब है जिसकी पहले सैंपल वर्ब लेते हैं कि उससे मुझे एक चीज और सिखानी है। एक वर्ब है आपके पास और वो वर्ब है इनवाइट। बोल के बताओ कौन सी है? ये कौन सी फॉर्म है? ये बेस फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म जो होगी, एक होगी इनवाइट और दूसरी होगी इनवाइट के साथ एसीआईएस। हमने ये बात बहुत पहले सीख ली थी कि फर्स्ट फॉर्म हमेशा सिंगुलर के लिए अलग और प्लूरल के लिए अलग होगी, हमेशा होगी। लेकिन एक वर्ब को छोड़ करके बाकी कोई वर्ब ऐसी नहीं है जिसमें सेकंड फॉर्म अलग अलग हो, और वो वर्ब वही है जिसको हमें सीखना है। सेकंड फॉर्म इसकी क्या होगी? इनवाइटेड।
है ना, मैं थोड़ा सा आगे खिसका रहा हूं इसको, थर्ड फॉर्म यहां पर, और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, इनवाइटेड। आईएनजी वाली क्या हो जाएगी, इनवाइट के साथ लगा दो आईएनजी, हो गया इनवाइटिंग। ये टोटल 5 फॉर्म्स हो गई, बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड और आईएनजी फॉर्म। अब ध्यान से देखो, ऐसी 90% वर्ब, 17-18 लाख वर्ब में से 90% वर्ब्स ऐसी हैं जिनकी सेकंड और थर्ड एक जैसी हैं। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। मैं इसको सेकंड कह दूं, इसको थर्ड कह दूं, तो क्या पता चलेगा। एक सेंटेंस उसमें इनवाइटेड आया है, तो मैं उसे सेकंड कहूं कि थर्ड कहूं, मुझे कैसे पता चलेगा। करेक्ट, सेकंड फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं होगी और थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं होगी, ये चीज याद रहेगी। इसका मतलब अगर आप थर्ड फॉर्म लिखना चाहते हो तो आपको कोई ना कोई क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के साथ यदि आई है तो ही वो थर्ड फॉर्म है। बिना हेल्पिंग वर्ब के इनवाइटेड देख लो, बॉट देख लो, तो वो सेकंड फॉर्म होगी। हेल्पिंग वर्ब के साथ है, थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, यहां तक की बात, ये चीज हमेशा दिमाग में रखना। हाँ, मेन वर्ब ही होती है इनवाइटेड, तो हेल्पिंग वर्ब होती नहीं कभी। ये सारी मेन वर्ब ही है। एक मेन वर्ब जो होती है, जो मेन वर्ब होती है, केवल उसी की 5 फॉर्म्स होती हैं। ऐसी वर्ब जिसकी 5 फॉर्म्स हैं, वही केवल क्या होती है, मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बच्चा वो होती है जो केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी। जैसे कि कैन, कैन क्या है, ओनली हेल्पिंग वर्ब है, कभी मेन वर्ब नहीं हो सकता। कैन की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बताओ, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी लगता है कैन में, एसईआईएस लगता है। इसका मतलब वो कभी भी वर्ब की फॉर्म्स में बदलती नहीं है, नहीं बदलती तो वो ओनली हेल्पिंग वर्ब है। अब 3 शब्द हमारे पास ऐसे हैं जो हमने टेंस में सीखे। टेंस सिखा दिया क्या मैंने आपको, हाँ अभी सिखाया। अरे टेंस हो तो गए। टेंस में 3 शब्द ऐसे थे, बी, डू, हैव। ये 3 शब्द ऐसे थे जो हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और मेन वर्ब भी होते हैं। ठीक है, अब उसमें से केवल आपको बी की जरूरत है। एक वर्ब है, जैसे हम कहते हैं बी, क्या बोलेंगे, बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो 3 होती है, इज, एम और ये कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म बी की कौन सी होती है, वॉज और वर। ठीक है, ये सेकेंड फॉर्म है। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। बी की थर्ड फॉर्म होगी बीन, और बी की आईएनजी फॉर्म क्या होगी, बिग। अगर आपको ये बात याद है तो सारे पैसिव्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये चीज याद है कि आपको, ये पहले भी रटाया था मैंने आपको, बस पैसिव इन्हीं का है, पैसिव इन्हीं का है। ठीक है, बता दो एक बार, बी की बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, आईएनजी, बीइंग, फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म। चलो ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। अब आप वर्ब को पहचान सकते, मेन वर्ब को पहचान लोगे क्या, लिखे हुए सेंटेंस में मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में पहचान लोगे क्या। अगर पहचान लोगे तो आपका काम हो जाएगा, बस इतना ही करना है। कैसे, अब देखो जो मैं आपको समझा रहा हूं समझ लो, लिखने लायक कुछ नहीं है पैसिव में, पैसिव के नोट्स नहीं होते, प्रैक्टिस होती है। फिर भी लिखवाने वाले जो कुछ पॉइंट्स आएंगे उनको मैं लाइन लगा के लिखवा दूंगा। अच्छा, एक बात आप शुरू से जानते हो, कोई भी जो सेंटेंस होता है अमूमन सेंटेंस में सब्जेक्ट आ जाता है, फिर क्या आती है आपके पास, वर्ब आ जाती है। ठीक है, वर्ब के 2 टुकड़े हो सकते हैं क्या, एक होगी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होगी, होते हैं क्या 2 टुकड़े, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और अकेली मेन वर्ब भी हो सकती है। अकेली हेल्पिंग वर्ब कभी भी नहीं हो सकती, याद रखना। कोई भी सेंटेंस का निर्माण बिना मेन वर्ब के नहीं किया जा सकता, इसीलिए कैन केवल हेल्पिंग वर्ब है, तो कैन अकेले से बात नहीं बनेगी, एक मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए होगी। बिना मेन वर्ब के सेंटेंस नहीं बनते। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, वर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में क्या होता है, जनरली ऑब्जेक्ट होता है। इसका होना तो बहुत जरूरी है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं तो हमें समस्या हो सकती है। क्या समस्या होगी वो आगे चल के देखेंगे। ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है। एक बेसिक से सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, बची हुई चीजें और हैं, होने दो, कोई बात नहीं है। जब हम पैसिव सेंटेंस बनाते हैं, ये किसका स्ट्रक्चर है, एक्टिव वॉइस का।
तो आपका जो प्री नॉलेज है, पहले से जो बात आप जानते हो, वो ये कहता है कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसे हम कहां लिखेंगे? सब्जेक्ट के स्थान पर। अच्छा एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट है, कोई है तो ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर वो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा या सब्जेक्ट के काम करेगा? अरे मैं आज आपको पढ़ाता हूं, ठीक है, तो मैं टीचर हूं। अगर किसी दिन क्लास में जाकर के मैं किसी टीचर के सामने बैठा हुआ हूं बेंच के ऊपर, तो उस वक्त मैं टीचर हूं क्या? मान लिया कि मैं पढ़ाता हूं, हो सकता है मैं टीचर हूं, लेकिन अगर कोई दूसरा क्लास में पढ़ा रहा है और मैं वहां बेंच पे बैठा हूं, तो मैं टीचर नहीं, वहां पर बैठकर मैं वो काम करूंगा जो वहां बैठने वाले करते हैं, जो कि स्टूडेंट होना। अगर मैं पढ़ा रहा हूं और मेरे जगह पर मान लो मैं ना हूं, कोई दूसरा इंसान आए, तो वो आया हुआ इंसान यहां पे खड़ा हुआ, वो स्टूडेंट होगा कि टीचर? टीचर की जगह टीचर, यानी कि ये जगह किसकी है? ये जगह सब्जेक्ट की है। तो यहां पर लिखा हुआ शब्द ऑब्जेक्ट जब यहां आएगा, वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। यहां तक की बात समझ में आई? ठीक इसी तरह से अगर आप देखते हो इस सब्जेक्ट को, तो इस सब्जेक्ट को हम ले जाते हैं कहां? ऑब्जेक्ट की जगह पर। हम इसे ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, इस ऑब्जेक्ट से पहले हमें एक प्रेपोजिशन लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? इससे पहले एक प्रेपोजिशन आएगी, अमूमन जिसे आप बाय यूज करते हो, ठीक है। अब मैंने प्रेपोजिशन क्यों लिखा, बाय क्यों नहीं लिखा, इसका रीजन आपको बाद में समझ में आएगा, है ना। और भी आती हैं, करेक्ट, और भी दूसरी भी आ सकती है, लेकिन बाय सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। उन औरों का क्या कॉन्सेप्ट है वो उस वक्त सीखेंगे, अब इतना सीखो। इतनी बात आपको पहले से पता है क्या? ये तो हम कर ही लेते हैं। अरे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ये कर लेते हैं क्या हम? अब एक लाइन मैं आपको बताता हूं और उस लाइन से पैसिव्स आपके कंप्लीट, सारे टेंसेस का काम खत्म, ठीक है। ध्यान से सुनना, है ना। वैसे इतनी मुश्किल लाइन नहीं है जिसके लिए बहुत दिमाग लगाना पड़े, इतनी आसान बात है, पता नहीं आपको क्या ही तकलीफ होगी। अब सुनिए, सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं क्या? मौजूद हो क्लास में? चलिए, एक्टिव सेंटेंस में मेन वर्ब की फॉर्म पहचाननी है। आप पहचान सकते हो क्या? एक्टिव सेंटेंस में मेन वर्ब जिस फॉर्म में है, एक्टिव सेंटेंस में मेन वर्ब जिस भी फॉर्म में है, कितनी फॉर्म होती हैं? अरे वर्ब की बेस फॉर्म हो सकती है, फर्स्ट हो सकती है, सेकंड हो सकती है, थर्ड हो सकती है और आईएनजी, यही फॉर्म हो सकती है। नजर आ जाएगी आपको कि कौन सी फॉर्म है, बेस है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, पहचान सकते हो। वर्ब की जो भी फॉर्म है उसी फॉर्म में आपको बी को रखना है। उसी फॉर्म में क्या रखना है? बी को रखना है। बी की फॉर्म्स तो पता ही है आपको, बी की फॉर्म्स याद है आपको? बी की फर्स्ट फॉर्म, बी की बेस फॉर्म और थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाली। बस यहां पे जो लिखा है मेन वर्ब जिस फॉर्म में होगी उसी फॉर्म में बी को लिख देना है और ये पैसिव बन जाएगा, ठीक है। कैसे होगा मैं अभी सैंपल्स दिखाता हूं आपको ना, सारे सैंपल्स करेंगे हम। अगर मान लो कि मेन वर्ब यहां पर फर्स्ट फॉर्म में आई है, तो आप यहां पर बी की कौन सी फॉर्म रखोगे? इज एम आर। अच्छा, इज एम आर में से कौन सा चुनना है ये कौन तय करेगा? वो बाद वाला शब्द या यहां वाला शब्द? जो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा ये तय करेगा। यहां पर अगर ही आया है तो क्या आएगा, यहां पर अगर शी आया है तो क्या आएगा, यहां पर अगर दे आया है तो क्या आएगा, यहां पर अगर आई आया है तो क्या आएगा? भाई ये तो आप तय कर सकते हो, लेकिन फॉर्म कौन सी लिखनी है? बी की फर्स्ट फॉर्म। कब? जब एक्टिव सेंटेंस में मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में होगा? अगर एक्टिव सेंटेंस में मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो यहां पे क्या आएगा? अगर एक्टिव सेंटेंस में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है तो यहां क्या आएगा? बीन। क्या आएगा? बीन। अगर एक्टिव सेंटेंस में आईएनजी लगा हुआ है तो आप बी की कौन सी फॉर्म यूज करोगे? सारी का तो इलाज है, ये मेन वर्ब 5 फॉर्म में हो सकती है, बी पांचों फॉर्म में मौजूद है, तो जिस भी फॉर्म में होगी उसी फॉर्म में बी को रख दो। इतना कर लोगे? अच्छा, इस हेल्पिंग वर्ब का क्या? हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पे आएगी, जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो लगा दो उससे पहले, नहीं आई तो मत रहने दो, आई है तो लगा लो, नहीं आई है तो रहने दो। अगर हेल्पिंग वर्ब आई है तो उसे लगा दो, नहीं आई है तो रहने दो, मत आने दो, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब अगर आई है तो उसे काम में ले लेंगे। सेम हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है। सेम का मतलब सेम शब्द, वो सिंगुलर प्लूरल के लिए अलग हो सकता है। अगर मान लो यहां पे पहले हैज लिखा, लेकिन बदलकर जब वो शब्द यहां पर ये हैज आने की वजह क्या थी? ये शब्द, लेकिन जब ये इधर आया तो ये वाला प्लूरल था, तो ये हैज ही आएगा, लेकिन हैव की फॉर्म में। शब्द तो वही है। नहीं समझ में आया? ये सारी चीजें आपको एग्जाम्पल से समझानी होंगी। देखिए,
इस तरफ मैं लिख रहा हूं छोटे छोटे सेंटेंस और हर फॉर्म का सेंटेंस लिख रहा हूं, हर फॉर्म का सेंटेंस। पहले मैंने लिखा शी हेल्प्स एवरीवन। अगला सेंटेंस है दे आर बाइंग सम टॉयज। we are searching a house। they not they Prachi has cooked 2 dishes। Raman solved all the questions। Vinu was not taking tea। they will buy a phone। ठीक है, लिख दी क्या मैंने? लगभग आ गई, बहुत सारी आ गई वर्ब्स। तो ये सेंटेंसेस हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। चलो पहले जिम्मेदारी आपकी, सिर्फ एक सेंटेंस एक बनाओगे, सारे एक साथ नहीं बनाने। पहले केवल एक सेंटेंस अपनी नोटबुक में बना लो। पहले वाले का पैसिव क्या होगा आपको पता है, जो ऑब्जेक्ट की जगह पर है वो पहले आ जाएगा, जो सब्जेक्ट की जगह पर है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चल जाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब आई है तो लगाओ, नहीं आई है तो मत लगाओ। लेकिन बी की वो फॉर्म आएगी, बी के बिना कोई भी पैसिव नहीं बन पाएगा, बी के बिना कोई भी पैसिव नहीं बन सकता। तो बी की हम वो फॉर्म यूज करेंगे जिस फॉर्म में मेन वर्ब आई है। मेन वर्ब की जो भी फॉर्म होगी बी में उसी फॉर्म को रख देना है, बी को उसी फॉर्म में रख देना है, सारे सेंटेंस बन जाएंगे। आपको टेंस के नाम जानने तक की जरूरत नहीं है कि कौन से टेंस का है, कोई जरूरत भी नहीं है। और आप यकीन मानिए ऐसा कोई भी टेंस नहीं है, ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं है जो इस तरीके से ना बने, सारे इसी तरीके से बनेंगे। ठीक है, बना लिया सेंटेंस फर्स्ट? बन गया सर? सभी ने बना लिया? मैम आप आज ही आए पहली बार, है ना? तो बताओ आपने पहला सेंटेंस क्या बनाया? ये एवरीवन सबसे पहले लिखा होगा, बनाया क्या आपने? नहीं बनेगा? नहीं बनेगा क्या आपसे? बन जाएगा। क्या करना है? वर्ब है, वर्ब के बाद आया हुआ शब्द जो होगा वो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमें सबसे पहले लिखना है। आपने इस एवरीवन को पहले लिख दिया एवरीवन। ठीक है, हेल्प्स कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है? फर्स्ट फॉर्म। कैसे पता चला? केवल फर्स्ट फॉर्म ऐसी होती है जो सिंगुलर प्लूरल के लिए अलग होती है, सिंगुलर में एस या एस लग जाता है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है तो बी को हमें कौन सी फॉर्म में लाना है? इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं थी तो हम नहीं लाए हेल्पिंग वर्ब, कोई लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हम बी की फर्स्ट फॉर्म आपके पास है एस, एम और आर। अब ये बताएं इनमें से कौन सी एक चाहिए, कौन सी एक चाहिए? क्यों चाहिए? क्योंकि एवरीवन कैसा होता है? सिंगुलर होता है, इसीलिए क्या चुनोगे? एवरीवन इज। हो गया। नेक्स्ट आपके पास ये हेल्प, इसकी आपको रखनी होगी थर्ड फॉर्म, ये आप जानते हो। अच्छा ये मैं बताना भूल गया शायद, है ना? मेन वर्ब जो भी होगी किसी भी फॉर्म में हो,
ये अपनी फॉर्म इसको दे देगी, मेन वर्ब अपनी फॉर्म तो किसको दे देगी, फॉर्म तो दे दी अपनी किसको, बी को, और खुद आएगी हमेशा थर्ड फॉर्म में। पैसिव होने का मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होना। ऐसा कोई पैसिव नहीं जिसमें मेन वर्ब किसी भी दूसरी फॉर्म में आ जाए। पैसिव का मतलब मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म पैसिव। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या किया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दी हेल्प्ड। अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि हेल्प थर्ड फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आती। तो लो जी, ये हेल्प्ड है और ये रहा इज, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है कि नहीं, हो गई थर्ड फॉर्म। ठीक है, सो एवरीवन इज हेल्प्ड बाय लगाकर प्रपोजिशन आएगी, आपका शी आ जाएगा, लिए लिख दिया शी। ठीक है क्या, करेक्ट। यहां पर आपको इसे कैसे लिखना पड़ेगा, हर लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, रीजन आप जानते हो, प्रपोजिशन के बाद कोई भी शब्द अपने ऑब्जेक्ट वाले रूप में ही आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में ही आएगा। चलिए, अब अगला सेंटेंस आपको इसी तरीके से करना है, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट की जगह पर बी की फॉर्म, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो ले लो काम में, नहीं है तो कोई बात नहीं है, मेन वर्ब जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में बी प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगी, अपनी फॉर्म बी को देकर खुद थर्ड फॉर्म में चली जाएगी। ठीक है, बना चुके हो क्या, सेकेंड बन गया। अरे बहुत आसानी से, केवल इन सेंटेंस को कर लो, सारे हो जाएंगे आपके। देखो मैंने लिखा दे आर बाइंग सम टॉयज, ये हो गया सम टॉयज आपका ऑब्जेक्ट, इसको आपने लिखा सबसे पहले सम टॉयज। अब ये आर है, आप यहां पर आर लिखोगे, इज लिखोगे या एम लिखोगे, इस पे डिपेंड करता है। सम टॉयज सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है तो आप आर ही तो लिखोगे, लिख दिया आपने आर। लो जी, अब ये मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में है, आईएनजी फॉर्म में, तो बी की भी कौन सी फॉर्म आएगी, क्या लिखो, बीइंग। अब इसने, इस बाई शब्द ने, बाई वर्ब ने अपनी फॉर्म तो दे दी बी को, लेकिन खुद कौन सी फॉर्म में चला जाएगा, थर्ड फॉर्म में, क्या होती है, बॉट, और बाई प्रपोजिशन के साथ दे का ऑब्जेक्ट वाला रूप देम, हो गया क्या। ऐसा ही किया सभी ने, किसी से गलत हुआ है एक्सेप्ट करें, कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा और फोकस करके एक्सप्लेन कर दूंगा, वरना मेरी स्पीड अपने आप बढ़ती जाएगी। आप बता दें, ठीक है, हुआ है ये आपसे, हो गया। चलिए थर्ड सेंटेंस और आपको करना है, केवल थर्ड सेंटेंस करना है। हाँ, देम कैसे हुआ, ओके मैम। अब देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और जानना भी चाहिए। अगर मैं आपके सामने एक छोटी सी सेंटेंस लिखूं, मैंने लिखा मी कॉल्ड शी, सही है क्या, मैंने लिखा है मी कॉल्ड शी, सही है क्या ये सेंटेंस, मैंने उसे फोन किया, मी कॉल्ड शी। आप बताइए क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए, जो ठीक लगे वो बता दो कि ये ठीक जचेगा सर, ये जच नहीं रहा, क्या होना चाहिए, हाँ, शी कॉल्ड मी, ऐसा होता तो ठीक रहता। अरे शी का कॉल आया ही नहीं मेरे पास, मैं नहीं किया था, वो तो नाराज है। हाँ, मैंने फोन किया तो यहां पर क्या होना चाहिए, आई, आगे कॉल्ड, ये शी ना होकर के क्या होना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, ऐसे लिखना है, मैं ऐसे लिख दूंगा, मैंने ऐसे ही लिखा, मैंने हर लिखा और फिर लिखा कॉल्ड और आई। अब ठीक है, हर कॉल्ड आए। अब क्या गड़बड़ है, अरे वाह, जब मैंने शी किया तो हर करवा दिया आपने, और हर किया तो बोल रहे हो शी करो, शी कॉल्ड आई, ठीक है, नहीं नहीं, ये छोटा सा जो मजाक है आपके साथ, वो इसलिए ताकि आप इस बात को समझें कि जो शब्द जिस जगह पर आता है वो उसी रूप में होगा, कोई शब्द जिस जगह पर आएगा वो उसी रूप में होगा। ठीक है, अगर कोई शब्द सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो कौन से रूप में होगा, सब्जेक्ट के रूप में, अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो ऑब्जेक्ट के रूप में। आप यहां पर बैठे हैं किस रूप में, स्टूडेंट के रूप में। जब आप अपने रूम पे जाएंगे तो आप होंगे टेनेंट के रूप में, यानी किराएदार के रूप में। और अगर आप अपने फैमिली के पास चले जाते हो तो आप उनके बेटे बेटी हैं, या सुनो। और वहीं पर अगर आप अपने कजिन्स के या फिर सिबलिंग्स के साथ है तो आप किसी के भाई या किसी के बहन हैं, ऐसा ही तो है। आप अगर किसी के घर बैठे हैं और चाय की चुस्कियां लेते हुए तिरछी नजरों से देख रहे हैं, कोनी मार के, हाँ ठीक है, अगर ऐसा कह रहे हैं तो आप वहां पर गेस्ट हैं, ऐसा ही तो है। आप मार्केट में किसी दुकान में बोल रहे हैं भाई साहब वो शर्ट दिखाना, तो आप वहां पर कस्टमर हैं। आप जहां यूज होंगे आप वो होंगे,
ये सुनो, और वही दुकान पर अगर आप काउंटर के उस तरफ है, बेचने वाले आप हैं, तो आप शॉपकीपर है। आपकी जहां पोजीशन होगी आप वो होंगे। तो ठीक इसी तरह से अगर वर्ब से पहले की पोजीशन है तो वो किसकी होती है? सब्जेक्ट की। और वर्ब के बाद की पोजीशन किसकी होती है? ऑब्जेक्ट की। तो जो शब्द जहां आएगा उस रूप में आना चाहिए। अब ये कहानी लागू होती है केवल पर्सनल प्रोनाउन पे। किस पे लागू होती है? पर्सनल प्रोनाउन पे। बाकी के शब्द नाउन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे एक जगह पे होते हैं। अगर मैंने यहां पे लिखा होता रानी कॉल्ड राजा, सही है। राजा कॉल्ड रानी, सही है। राजा यहां हो राजा ही रहेगा। लेकिन ये जो शब्द है प्रोनाउन, ये बदल जाते हैं। तो क्योंकि यहां पर देख किस जगह पे था? सब्जेक्ट की जगह पे। जब ये यहां पर गया तो कौन से रूप में आएगा? देम के रूप में। इसके लिए एक छोटी सी टेबल आती है, जो टेबल आपको याद करनी होगी। आई सब्जेक्ट का रूप है, इसका ऑब्जेक्ट वाला रूप क्या होता है? अगर इसी तरह से मैं बात करूं वी, ये सब्जेक्ट होता है, इसका ऑब्जेक्ट वाला रूप अस। आपको पता है ये टेबल ऐसे ही क्यों शुरू होती है? ये ऐसे क्यों नहीं होती? मी और आई बाद में क्यों नहीं लिखते? क्योंकि जनरली स्ट्रक्चर यही होता है, वर्ब बीच में मान लो, इधर वाला आई उधर वाला मी, इसी तरह से लिखते हैं। अगर मैं यहां पे लिखूं यू, अब यू बड़ा कमाल करता है, यू दोनों तरफ एक ही जैसा होता है, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी। अरे यू नो मी, आई नो यू, यू सब्जेक्ट बना तो भी यू और ऑब्जेक्ट बना तो भी यू। और एक है आपके पास ही का क्या बनेगा? हिम। और अगर शी है तो शी का क्या होगा? हर। और अगर इट है तो इट का क्या बनेगा? इट। और दे का क्या बनेगा? दे का देम। बस ये 7 ही तो शब्द हैं, और 7 में से इट ने और यू ने तो टेंशन खत्म कर दी। टोटल बचे 5। 5 में क्या लोड लेना? 5 शब्द याद नहीं हो सकते क्या? हो जाएंगे आराम से। ठीक है, अब समझ में आ गया देम क्यों हुआ? ओके, अब आ जाओ इस सेंटेंस पे। वी आर सर्चिंग ए हाउस। वी आर सर्चिंग अ हाउस, ये रहा आपकी वर्ब। वर्ब के बाद में अ हाउस क्या है? अरे बोलो तो जरा। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को किसकी जगह पर? एक बार और, अ हाउस क्या है? ऑब्जेक्ट। अब क्या बना दिया इसे? सब्जेक्ट। अब मैं यहां पर आर लिखना चाहता हूं, लिख दूं क्या? अगर लिख दूं तो ये गलत होगा क्या? क्यों गलत होगा? क्योंकि अभी जिस शब्द को आपने सब्जेक्ट की जगह रख दिया तो उसी के हिसाब से तो चलेगा सेंटेंस। अ हाउस के लिए आर नहीं, आर का ही दूसरा रूप जो कि सिंगुलर का है, इज। हो गया क्या? आपने जो हेल्पिंग वर्ब दी थी वो काम में ले ली क्या? ले ली। अब आ रहा है आपके पास वर्ब की फॉर्म। वर्ब की फॉर्म कौन सी है? आईएनजी की। तो इसीलिए बी की भी कौन सी फॉर्म? बीइंग। अ हाउस इज बीइंग। अब ये अपनी फॉर्म तो बी को दे चली और खुद गई थर्ड फॉर्म में, तो सर्च का कौन सा फॉर्म? सर्च्ड। बाई लगा दो और ये आ जाएगा आपका वी। वी का ऑब्जेक्ट वाला रूप अस। हो गया क्या? हो गया। यही किया है सभी ने, किसी से गलत हुआ? चलो अगला सेंटेंस और कर लो। प्राची हैज कुक्ड 2 डिशेस। अब इस 2 डिशेस को सबसे पहले आप बना चुके हो क्या? बना लिया तो मैं भी बना देता हूं। लो 2 आगे आया डिशेस। अच्छा, अब आगे 2 डिशेस के बाद में इसमें हेल्पिंग वर्ब है तो मैं भी लिखूंगा, लिख दिया हैज। करेक्ट। ये हैज तो सही है लेकिन इसका रूप गलत है। रूप गलत कैसे? क्योंकि ये सिंगुलर वाला है, फिलहाल सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। तो प्लूरल में हैज नहीं, क्या होना चाहिए? हैव। अब ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड है कि थर्ड है? सेकंड भी तो यही होती है। करेक्ट। अगर ये सेकंड होती तो कोई हेल्पिंग वर्ब ना होती। हेल्पिंग वर्ब के साथ आई है तो ये केवल कौन सी फॉर्म हो सकती है? थर्ड फॉर्म। अगर ये थर्ड फॉर्म है तो बी की भी थर्ड फॉर्म बताओ जरा। बीन। और ये भी आएगी थर्ड फॉर्म में, लिख दिया आपने कुक्ड। बोलो कर सकते हो क्या? अब बाई लगा दूं और ये आ गया आपका प्राची बाद में। कर सकते हो ना? ओके। नेक्स्ट, रमन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। आप फटाफट बनाइए, पहले जल्दी बनाओ। रमन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। बना चुके हो? नहीं बने? बन गया? अच्छा, अब क्लास में कौन है जिससे नहीं बन पा रहा है सेंटेंस? एक बार 2 सेंटेंस और लिख दूं, फिर 2 सेंटेंस और लिख दूं। बताएं किससे नहीं बन पा रहे हैं सेंटेंस? बन रहे हैं सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप तो वैसे भी इंटेलिजेंट है, बना दिए होंगे। जी मैम, बन रहा है ना आपसे? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये सबसे आसान तरीका है।
ये सबसे आसान तरीका है बिना उलझे। या तो मैं आपको ये कराता, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस दिया हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब तथा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म में बनाएंगे, ये बनाता। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, अब टेंस आना चाहिए, टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए, नो। अब यहां पे तो काम ही खत्म हो गया, लिखा हुआ देख लो यार, जो लिखा है वो आप कर दो। सिर्फ क्या याद करने हैं इन शब्दों को, सिर्फ इन शब्दों को याद करना जो हम पहले से जानते हैं, पहले से जानते हैं, 1000 बार देखा है, और यही आपको काम में लेना है नरेशंस में। सेम नॉलेज, यही 3 शब्द लिखूंगा, यही बी लिखूंगा और आपके सारे हो जाएंगे इसी से भी, वहां पे भी यही बी से आपके सारे समाधान हो जाएंगे। रमन सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस, कितना आसान है देखो, ये रहा सॉल्व्ड आपकी वर्ब, वर्ब के बाद जो लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। जनरली ऑब्जेक्ट होता है सामान्य तौर पे। इस ऑल द क्वेश्चंस को मैंने लिखा जी सबसे पहले, लिख दिया ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। मेरे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नहीं है मत आने दो, नहीं चाहिए। अब ये वर्ब सेकंड फॉर्म है कि थर्ड है, सेकंड क्यों है, थर्ड भी तो ऐसी होती है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है और बिना हेल्पिंग वर्ब के सेकंड फॉर्म आ सकती है, थर्ड फॉर्म तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी। तो लो जी सेकंड है तो किसकी सेकंड फॉर्म बनानी है, बी की। बी की सेकंड फॉर्म कौन कौन सी है, अब वॉज लगा दो, क्यों वर्ब, क्यों, क्योंकि ऑल द क्वेश्चंस, ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो प्लूरल के लिए वर्ब चाहिए। लो जी इसने अपनी फॉर्म तो इसको दे दी, खुद आ जाएगी कौन सी फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। सॉल्व बाय लगाकर क्या करना है, इस रमन को आगे लिख दिया। बोलो कर सकते हो क्या, कोई तकलीफ। चलो लास्ट सेंटेंस, 2 और बचे हैं। वीनू वॉज नॉट टेकिंग टी, नॉट का सेंटेंस जानबूझ के डाला है ताकि आप नॉट वाले भी साथ साथ सीख जाओ, धीरे धीरे इन्हीं को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। और जब आप एक बार सारी टाइप कर चुके होगे, लो जी फिर चालू हो जाएंगे आपकी स्पेशल क्लासेस, यानी कि जिसमें सीखने वाली चीजें आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वीनू वॉज नॉट टेकिंग टी, वीनू चाय नहीं पी रहा था, तो ये रहा टेकिंग वर्ब है, टी ऑब्जेक्ट है, टी को मैंने लिखा सबसे पहले, टी। हेल्पिंग वर्ब दी है क्या, दी है, वॉज, वॉज का वर्ब करूं क्या, क्यों नहीं करना, टी सिंगुलर ही है तो टी वॉज। ये नॉट है तो आप भी नॉट लगाओगे। अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव पैसिव बनाओगे, नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव, इंटरोगेटिव है तो पैसिव भी इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड का इंटरोगेटिव है तो आप डब्ल्यूएच वर्ड का ही इंटरोगेटिव बनाओगे, ठीक है। सेम रखना है, नो चेंजेस एट ऑल। तो टी वॉज नॉट। अब देखो नॉट के बाद में आईएनजी चाहिए, लेकिन किसमें, बी में, ये हो गया बीइंग। अब टेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टेकन। बाय लगाकर किसको लिखना है, वीनू को, हो गया क्या, अरे बताओ तो। नेक्स्ट है दे विल बाय अ फोन, दे विल बाय अ फोन। अब यहां पे लिखा है विल बाय अ फोन, अपने आप में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, बना दूं क्या, नाराज तो नहीं होगे, अ फोन। अब आगे है आपके पास विल, हेल्पिंग वर्ब दिए, ले लो ना काम में, ले लिया सर। विल, विल अपने आप में बताओ कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब कौन सी। और याद करो करीब करीब आपको 60-70 साल पहले यह सूचना मिली थी एक टेलीग्राम के जरिए कि विल, शेल या फिर जितने भी मॉडल्स होते हैं इनके बाद वर्ब हमेशा हमेशा बेस फॉर्म में। ये ज्ञान तो हमने टेंस में भी लिया, कंडीशनल में भी लिया, और दोबारा से बता रहा हूं, कोई भी मॉडल हो, कैन, कुड, विल, वुड, शेल, शुड, मे, माइट, ऑट टू, हैव टू, कोई भी आ जाए, मॉडल्स के बाद आने वाली वर्ब केवल एक फॉर्म में हो सकती है, और वो फॉर्म कौन सी होगी, बेस फॉर्म। लो जी बेस फॉर्म, इसका मतलब ये बाय कौन सी फॉर्म में है, बेस फॉर्म में है। तो मेन वर्ब अपनी फॉर्म किसे देगी, बी को देगी। बी को मैं बेस फॉर्म में लिखूं, कौन सा आना चाहिए, बी। ये बी क्यों आया, वजह पता चली क्या, अरे नहीं पता चली, क्योंकि ये वर्ब बेस फॉर्म में थी तो आपने भी बेस फॉर्म लिखा बी। अब मेन वर्ब ने अपनी फॉर्म तो दे दी, खुद कौन सी फॉर्म में आएगी, थर्ड फॉर्म में, क्या हो जाएगा, बॉट। अ फोन विल बी बॉट। बाय लगाकर लिख दो, बाय लगाकर मैंने लिख दिया दे, सही है क्या, अरे बिल्कुल। ऑब्जेक्ट की जगह पर तो बोलो अपनी औकात में आ जाओ, ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट हो, नो। जैसे कि घर पे जब हस्बैंड, मतलब हो सकता है ऑफिस में वो बॉस होगा, लेकिन घर जाकर जब वो बोलता है ले चाय बनाओ, तो उधर आ जाती, क्या कहा, एक बार फिर से बोलना, ये ऑफिस नहीं है, तुम्हारा ऑफिस नहीं है, घर है, चलो जाके चाय बनाओ तो फिर उसे खुद को बनाना पड़ता है। नहीं समझ में आया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो एक ही जैसे होते हैं,
चाहे घर पे हो चाहे ऑफिस में हो, एक जैसे हो सकता है। अब लिख लो, पैसिव की शीट्स आ गई क्या आपके पास? दे दूं क्या? देखते हैं आज जाके कितनी सॉल्व कर लोगे आप। पैसिव की कल मिलेगी और कल आते ही याद दिलाना। इसलिए क्योंकि अभी 6 बज गया और ऑपरेटर चला गया। कौन सा वाला? ये यही तो किया है हमने, दोबारा से समझा दूं? कोई बात नहीं है, ठीक है। अब सुनिए, कोई भी जो सेंटेंस होता है, साधारण सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस का यही स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले क्या आएगा आपके पास? सब्जेक्ट, उसकी अपनी एक वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट आएगा। पैसे बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर को बदलते हैं। स्ट्रक्चर को बदलने का मतलब, अरे जो बाद में उसे पहले और जो पहले उसे बाद में, इतना ही करना है। वर्ब दो टुकड़ों में हो सकती है, एक हेल्पिंग वर्ब में और एक मेन वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब आई है तो ले लो काम में, नहीं आई है तो कोई बात नहीं है। आई है तो लो काम में, नहीं आई है तो कोई बात नहीं है ना। हेल्पिंग वर्ब अपने आप में टमाटर है। अगर टमाटर घर में है तो उसके साथ सब्जी बना लो, नहीं है तो उसके बिना बना लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जैसे नो, अरे हाँ, गैस पे फर्क पड़ता है। टेस्ट में? कौन से टेस्ट में? अच्छा, टेस्ट में, ओके। टेस्ट तो एग्जाम हो गया ना। अरे तो ऐसे तो कुछ तो फर्क तो यहां पे भी पड़ेगा, लेकिन नहीं हो तो ऐसा थोड़ा ना है कि आपकी सब्जी ना बने, बन जाएगी ना, बन तो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि उसके बिना ना बने, बस वही चीज है। लेकिन आपके पास में सब्जी बनाने के लिए सब्जी ना हो तो बन जाएगी क्या? मान लो आपने कढ़ाई चढ़ाई, तेल डाल दिया और सब्जी नहीं है, तो उसमें क्या डालोगे फिर? हाँ? चटनी, करेक्ट। और चटनी कोई सब्जी नहीं होती है तो आप जानते हो, तो चटनी बनेगी, है ना। चटनी कुछ भी मिला दो, होच पोच हो सकता है। चलिए ठीक है, बस तो समझाने की बात ये थी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब के दो टुकड़े हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, या अकेली मेन वर्ब भी हो सकती है। अगर हेल्पिंग वर्ब आई है तो काम में लो, मेन वर्ब आई है तो जिस फॉर्म में मेन वर्ब होगी, दोबारा कह रहा हूं सुन लो, जिस फॉर्म में मेन वर्ब होगी उसी फॉर्म में हमें यूज करना होगा बी। बोलो एक बार, जिस फॉर्म में मेन वर्ब उसी फॉर्म में बी। अब मेन वर्ब ने अपनी फॉर्म तो दे दी बी को, मेन वर्ब ने अपनी फॉर्म तो दे दी बी को, और खुद चली गई गंगा नहाने। मतलब कौन सी फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में। ये खुद आ जाएगी थर्ड फॉर्म में। इसके बाद आपको स्ट्रक्चर पता है, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, बस उलट के हो गया। मिटा दूं क्या? अरे बोलो ना, मिटा सकता हूं क्या? तू क्या मिटाएगा उस हस्ती को? रिजल्ट आ गया? ओके। संख्या इसीलिए कम है क्या? अच्छा, अभी आया क्या? अच्छा, कैसा क्या? आपको पता ही है अपना रिजल्ट तो। हाँ, नॉर्मलाइजेशन हुआ है। नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है तो फायदा होगा जिन जो सेकंड शिफ्ट में थे, पहले दिन जो सेकंड शिफ्ट में थे उनको ज्यादा नंबर मिलेंगे जितना वो करके आए उससे, नॉर्मलाइजेशन से 5-6 नंबर तक का हुआ होगा। चलो थोड़ी देर में पता चल जाएगा, उसको बाद में देखते हैं क्या स्कोर रहेगा। कौन से शिफ्ट में थे आप? कैसे, कितने सही हो रहे हैं वैसे? कितने सही हो रहे हैं? 84 सही हुए हैं, तो वैसे भी बढ़ जाएगा वो तो। आप तो एकदम कगार पे थे। क्लियर क्लियर होना चाहिए एकदम से।
तिरासी चाहिए, होना चाहिए सीधा 130। इंग्लिश में कितना था आपका? 25। सबसे ज्यादा इसी में होगा। तुक्के लगाने सिखाए थे आपको मैंने क्लास में। पहले जो आपसे कराता हूं ना कि पहले आप करो। अच्छा ठीक है, रिजल्ट बाद में देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। हाँ, एग्जाम्पल्स ही चलेंगे सर, 2 दिन यही चलेंगे, एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स, बस। बस जब तक आपका मन ना भरे कि हाँ अब हो गया बहुत सर, नया टॉपिक चालू कर दो, तब तक एग्जाम्पल्स। क्यों? क्योंकि इससे कम से कम भी 4 से 5 सवाल होंगे। हाँ हाँ, चले 5-4 दिन, बहुत क्लास हो जाएंगे यार, सिलेबस आप ही का अधूरा रहेगा। देखिए, सेंटेंस लिखते चलिए। मैंने लिखा, रमन इज नॉट अटेंडिंग द क्लास। शालिनी has invited a few guests. Shalini has invited a few guests. कोई कोई ऐसा तो नहीं है ना, अरे बाबा मेरे तो ऐसा धक धक हो रहा है एकदम, हाँ? ऐसा सीन तो नहीं है ना? कोई डरा हुआ है क्लास में रिजल्ट को लेके? नहीं ना? क्लियर होना चाहिए एकदम। Shalini has invited a few guests. हाँ, Roma will celebrate the celebrate Diwali. Amish I respect the wise. मैं जा रहा हूँ दूर, तुम आवाज दोगी क्या? तेरा नाम धोखा रख दो। मारवाड़ी सॉन्ग, मारवाड़ी कौन सा है? मारवाड़ी कोई गाना, खड़ी नीम के नीचे मैं तो एकली, जा तोड़ो बताऊं थाने, थाने थाने देख ली। मोरुड़ा, मोरुड़ा क्या होता है? मोरुड़ा, मोरुड़ा गीत होते ना? पिकॉक को मोरिया, मोरिया। अच्छा,
कल्चर तो टॉपिक भी कमाल है, पढ़ाने वाले और भी कमाल है। अगर आप लिख चुके हो तो बता दो, हो गया क्या? इस बार आपकी कॉमन सेंस का थोड़ा सा टेस्ट है, नो डाउट वही चीजें सीख रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप अपने आप को हर स्तर पे तैयार करें। धीरे धीरे लेवल को हम हाई करते रहेंगे, नई नई चीजें डालते रहेंगे, ठीक है? चलिए करके देख लेते हैं। रमन इज नॉट अटेंडिंग द क्लास। आपने इसको बना लिया क्या? सेंटेंस फर्स्ट, एक एक करके ही बनाना है, मैं फिर से कह रहा हूं, केवल एक एक करके बनाएं। रमन हैज नॉट, इज नॉट अटेंडिंग द क्लास। द क्लास को हमने सबसे पहले लिख लेना है। द क्लास हेल्पिंग वर्ब आई है तो उसको काम में ले ले। अरे इज ही आएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। द क्लास इज, नॉट है तो आप भी तो नॉट ही लगाओगे, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनाते। द क्लास इज नॉट, ये कौन सी फॉर्म है? इसीलिए बी की कौन सी फॉर्म आएगी? बीइंग। क्लास इज नॉट बीइंग। अटेंड की कौन सी फॉर्म होगी? अटेंडेड। ओके, बाई लगाकर क्या लिख दूं? लो जी, हो गया क्या? क्या सभी ने ऐसा ही किया? एक सेंटेंस और है, शालिनी हैज इनवाइटेड अ फ्यू गेस्ट्स। आप फटाफट बना लें इसको। आप पहले आप बनाओ, आपको बनाना होगा पहले। बना लिया होगा आपने अब तक? ओके, तो मुझसे भी बनवा दें एक बार, बताओ क्या बनाना है? अ फ्यू गेस्ट्स, अ फ्यू गेस्ट्स। हैज लिख दूं? हैव, क्योंकि प्लूरल है। अच्छा, हैज के बाद में ये कौन सी फॉर्म है? इसीलिए बी की कौन सी फॉर्म? बीन। इनवाइट अब कौन सी फॉर्म में? मेन वर्ब मतलब थर्ड फॉर्म, सिंपल सी बात। इनवाइटेड बाय शालिनी आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर, ठीक है? अगला सेंटेंस, रोमा विल सेलिब्रेट दिवाली। दिवाली सेलिब्रेट, अरे हेल्पिंग वर्ब आई है तो वो तो लिखेंगे विल। मॉडल के बाद में आने वाली वर्ब हमेशा, तो हम बी की भी कौन सी फॉर्म? इसने अपनी फॉर्म इसे दे दी और खुद आ गई थर्ड फॉर्म में, क्या हो जाएगा? सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड बाय लगाकर क्या लिख लेना होगा? ऐसा ही किया सभी ने। चलो फोर्थ सेंटेंस फटाफट करो, पहले आप लोग करो फिर मुझे करवाना। हाँ, हो चुका है? चलिए बताइए, एक बार मैं लिख देता हूं, क्या लिखा आपने? द पुअर वॉज, हेल्प की कौन सी फॉर्म? ये कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। क्यों है सेकेंड फॉर्म? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं है ना? क्या है? वॉज और हेल्प की अब कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म, हेल्प। बाय लगाकर अमीश। सभी ने यही किया है? अब सही बताओ। हाँ, शाबाश। अगर आपके पास एडजेक्टिव के साथ द आया है, अगर एडजेक्टिव के साथ द आया है तो ये एक प्लूरल सब्जेक्ट का निर्माण करता है। ये पता है क्या आपको? तो फिर गलत, अरे नहीं पता, कैसे नहीं पता? नाउन किसने नहीं सीखे? एडजेक्टिव किसने नहीं सीखा? एडजेक्टिव नहीं सीखा। अच्छा, बाकी को तो फिर पता होना चाहिए। एडजेक्टिव में चीज बताई थी, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यदि आर्टिकल द के साथ आता है तो वो नाउन होता है, मान लिया, लेकिन नाउन प्लूरल होता है। वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको अलग से इस रूल सिखाया जाता है, यदि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई एडजेक्टिव द के साथ आया हुआ है तो वो शब्द अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट होता है। अगर ये प्लूरल है तो वॉज नहीं, क्या होना चाहिए? वर। ठीक है, लो जी, इस कॉन्सेप्ट को अलग से लिख लेना यहीं पर, वैसे अलग से भी सिखाया जाएगा। अगर किसी सेंटेंस में द के साथ जुड़ा हुआ है क्या? एडजेक्टिव, तो ये नाउन बनेगा, मान लिया।
लेकिन ये नाउन कैसा बनेगा, ये हमेशा प्लूरल नाउन बनेगा। और अगर ये प्लूरल नाउन है तो इससे बनने वाला सब्जेक्ट भी प्लूरल ही तो होगा। समझ में आए ये वाला हिस्सा? द प्लस एडजेक्टिव हमेशा प्लूरल नाउन होता है, द प्लस एडजेक्टिव हमेशा प्लूरल नाउन होता है। आज वो मैडम नहीं आए जो आपके साथ रहते हैं, ससुराल गए कैसे? अभी छुट्टी थोड़ना है, कोई फंक्शन है क्या? आपने जमीन नाम कराने के लिए? ओ बेटे, मतलब गए थे खाली हाथ, बनेंगे करोड़पति बन के आएंगे। और तो कल मैडम से पार्टी होनी चाहिए। आई रिस्पेक्ट द वाइज, क्या होना चाहिए? द वाइज सबसे पहले, द वाइज। अब रिस्पेक्ट कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म, तो इज कर दूं। फिर से वही बात, वाइज होना, बुद्धिमान। अपने आप में कोई चीज, कोई वस्तु, कोई इंसान नहीं, इंसान की जानकारी होती है। जानकारी वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं। अगर ये द के साथ आया है तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल शब्द। इसीलिए क्या आएगा? हालांकि बी की आई फर्स्ट फॉर्म ही है। द वाइज आर, रिस्पेक्ट का क्या हो जाएगा? रिस्पेक्टेड। बाई लगाकर लिख दो आई। ओके, एक और सेंटेंस देखो, शी हैज सपोर्टेड द वीक। क्या होना चाहिए? द वीक हैज, शाबाश। वीक अपने आप में कमजोर, कमजोर को इंसान नहीं, इंसान की जानकारी है। जानकारी वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं। अगर ये आर्टिकल द के साथ आते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। द वीक हैव बीन, बीन क्यों आया? क्योंकि हैज के बाद ये थर्ड फॉर्म थी, तो बी की थर्ड फॉर्म। सपोर्ट का हो जाएगा थर्ड फॉर्म, सपोर्टेड। बाई लगाकर लिख दो, शाबाश। कर लोगे क्या? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। कर पा रहे हो आप? सारे सेंटेंस कर पा रहे हो? ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इन दो सेंटेंसेस में साधारण वाक्यों में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। तो पैसिव ये मान लेता है कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन नेगेटिव में डू डज डिड आ जाते हैं, तो पैसिव उनको हेल्पिंग वर्ब नहीं मानता। इसीलिए याद रखना, पैसिव सेंटेंस में कभी भी डू डज और डिड यूज नहीं होती। पैसिव सेंटेंसेस में डू डज डिड यूज नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर होती तो क्या करना होता? वो तो नॉट को लगाने के लिए मजबूरी है, वरना तो जरूरत ही नहीं थी इंडेफिनिट में। टेंस में सीखा है हमने कि कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती। इंडेफिनिट मोड है ही नहीं वर्ब का, वर्ब का मोड नहीं तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं। लेकिन जब आपको नॉट लगाना है तो नॉट के लिए मजबूरी पड़ी आपको कि यार नॉट अकेला नहीं आएगा, लो जी कुछ तो लाओ। नो, आपको ऐसे बहुत से होते हैं ना, किसी चीज की जरूरत नहीं होती, घर पे पड़ा हुआ कोई भी टी शर्ट आप कभी नहीं पहनते हो, पड़ा है ठीक है, आपने फेंका नहीं है जरूरत, आपका काम निकल रहा आराम से। लेकिन अगर किसी दिन कुछ बिखर गया तो थोड़ा ना जो पहना वो उसको निकाल के रगड़ोगे, वो टी शर्ट पड़ी है ना, ले लो काम में। तो जरूरत पड़ी तो उसे काम में ले लिया, अदरवाइज उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए पैसे उसे हेल्पिंग वर्ब नहीं मानता। हेल्पिंग वर्ब नहीं मानता, लेकिन डू की एक बदमाशी याद है कि आपको? अरे डू ने हमेशा क्या किया? मेन वर्ब को परेशान किया। वो मेन वर्ब की फॉर्म खुद छीन लेता था। अगर ऐसे आईएएस लगता है तो वो खुद ले लेता, सेकंड फॉर्म आई है तो डू डिड बन जाता। किया क्या? हमेशा। इसका मतलब अगर आपको फॉर्म्स लेनी है तो फॉर्म्स किसकी ले लोगे आप? डू से। फिर डू से फॉर्म छीन ली वर्ब की, ओके, बी उस फॉर्म में आ जाएगा जिस फॉर्म में डू होगा। जिस फॉर्म में डू होगा बी उसी फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि डू के पास में मेन वर्ब की ही तो फॉर्म है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, देखो एक बार इस बात को अलग से सीखना होगा, समझना होगा आपको। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, मैं पढ़ाता हूं इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, मान लो ये सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इंडेफिनिट है। लेकिन अगर मुझे नॉट लगाना है तो नॉट लगाने के लिए मैं डू लेके आया। अब ये जो फर्स्ट फॉर्म थी ना, ये फर्स्ट फॉर्म डू ने ले ली, ये फर्स्ट फॉर्म है, और ये अपने बेस फॉर्म में आ गया बेचारा। तो इसकी फॉर्म कहां है? डू के पास है। आप कहोगे सर टीच तो टीच ही था पहले भी अभी भी, ये आपको समझ आएगा दूसरे शब्द में। अगर यहां पर मैं लिख दूं ही टीच, तो आप कहोगे सर SEIS लगाओ, ही टीचेस इंग्लिश। करेंगे कि नहीं करेंगे? लो जी, अब मैं नोट लगाने के लिए डू ही लेके आया, ही डू नॉट टीचेस, तो इसका SEIS है ना, इससे छीन करके किसे दे देते हम? मतलब इसकी फॉर्म छीन रहा है कि नहीं छीन रहा है ये? अब ये दिखने में एक जैसी है, फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म, उसमें हम क्या करें? हमारी कोई गलती नहीं है, ये दिखती एक जैसी है। इसी तरह से अगर सेंटेंस पास्ट का होता, ये होता ही टॉट,
ये सेकंड फॉर्म है कि नहीं? अब मैं नॉट लगाऊंगा, मैं डू लेके आया, ही डू नॉट, और ये टॉट जैसे लगाने चलूंगा तो इसकी सेकंड फॉर्म डू ले लेगा, ये क्या बन जाएगा? डिड। और अब आगे क्या आएगी? बेस फॉर्म। ये तो बेस फॉर्म है, इसकी फॉर्म कहां गई? डू ने ले ली। तो डू से हम फॉर्म तो छीन लेते हैं और डू को फेंक देते हैं, मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में बना देते हैं। अगर डू सेंटेंस में आया है, डू डज या डिड सेंटेंस में आए हैं, तो हम केवल उनके अनुसार बी को यूज करेंगे और जो बची हुई जो मेन वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में रखेंगे। ठीक है? अरे आसानी से हो जाएगा। डू डज डिड को हेल्पिंग वर्ब के रूप में पैसिव में यूज नहीं करना। डू डज डिड को हेल्पिंग वर्ब के रूप में पैसिव में यूज नहीं करना। ये मैं कुछ सेंटेंसेस लिख देता हूं, है ना, आप उससे कर लेंगे। ये सारे हो गए थे ना? और क्यों नहीं करना? क्यों का रीजन मैंने दे दिया आपको, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है नहीं, ये मजबूरी है हमारी। क्या क्या मैंने लिखा? ही डज नॉट टीच इंग्लिश, उधर वाला सेंटेंस ही ले रहा हूं मैं आपको। एक सेंटेंस लिखा, दे डिड नॉट हेल्प मी। कोई मस्त कॉमेडी थी, मजबूरी पे कोई कॉमेडी थी? मैं तो नहीं था। हे भगवान, ये भी मजबूरी है तो? हाँ हाँ, तब तो 1 घंटे। शमिता डिड नॉट इनवाइट मी। बस ये 3 सेंटेंस के बाद आप एकदम रेडी हो हर तरह के सेंटेंस बनाने के लिए। क्या होगा? वही गॉसिप्स। आपकी हाइट कितनी होगी? 5, 8? आप भी बैठे भी बताओ किनके साथ हो। लंबू और टिंगू। हाँ? ये हमेशा ऐसा ही होता है, मोटू पतलू की जोड़ी। हाँ, हमेशा ऐसा ही होता है, मोटू पतलू लंबू टिंगू। बहुत कम ऐसा होता है कि सिमिलर से हो, बहुत कम ऐसा होता है। कैसे हो मैम आप? बोलो ना। नहीं बताओगे? आप नाराज हो गए? बात क्यों नहीं कर रहे हो? ओके ओके, सॉरी। अच्छा, फिर वो बोल लेते हैं क्या? हाँ, चलो तो बोलो फिर जुबा केसरी। सेंटेंस फर्स्ट बताओ क्या होना चाहिए? ही डज नॉट टीच इंग्लिश। इंग्लिश को हमने पहले लिया, लो जी इंग्लिश आ गया, आ गया। अब ये डज माना, माना कि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन इसके पास इस वर्ब की फॉर्म है क्या? और ये कौन सी फॉर्म है? तो बी कौन सी फॉर्म में आनी चाहिए? हमने इससे फॉर्म छीनी, छीन लिया, और छीन करके इसको जाने दो भाड़ में, हमें नहीं चाहिए अब ये फॉर्म। तो ले ली इससे, जब इससे फॉर्म ले ली तो इसका क्या काम है फिर? नॉट लगा दो, लगा दिया। अब कोई मजबूरी नहीं है ना नॉट लगाने की, क्योंकि नॉट के लिए आपके पास है शब्द। तो डू की कहां जरूरत है? डू वहां आता है, डू या डज वहां आते हैं जहां हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, और ये तो हम ला चुके हैं, तो अब उस मजबूरी की जरूरत नहीं है। अब ये मेन वर्ब है, इसको थर्ड फॉर्म में लिख दो, डॉट बाय लगाकर लिख देंगे हिम। हो गया क्या?
अब सेकंड और थर्ड सेंटेंस आप करके बता दो। आई वॉज इसलिए आ रहा है, डिड सेकेंड फॉर्म है। आई वॉज नॉट है, हेल्प का हेल्प्ड बाई लगाकर, देखा देम कर लिया। एक और सेंटेंस देख लो, शमिता डिड नॉट इनवाइट मी। आई वॉज नॉट इनवाइट का इनवाइटेड, आई वॉज नॉट इनवाइटेड बाय शमिता। हाँ, एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, ऑप्शंस देखना है। तो पैटर्न अभी तो शुरू किया हमने, 5 दिन पैटर्न सीखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे भी आओ, करना क्या है, मेन वर्ब की फॉर्म देख लेनी है। मेन वर्ब किस फॉर्म में ये देख लेना है। मेन वर्ब मान लो आईएनजी में, इज आईएनजी के साथ इज एमआर, तो नीचे चॉइसेस देखो किसमें इज एमआर में से एक शब्द और आईएनजी है। इतना देखते देखते आपका आंसर हो जाएगा, सिर्फ इतना ही देखना है आपको, बाकी को देखना ही नहीं पड़ेगा। यकीन मानिए 10 में से 7 सवाल ऐसे हो जाते हैं, बाकी कुछ थोड़े से अलग होते हैं। कभी कभी आपको इज के 2 सेंटेंस मिल जाएंगे, एक इज का एक आर का है, तो दोनों बी की फॉर्म फर्स्ट ही है, तो फिर ध्यान देना पड़ेगा आपको वर्ब, भाई ऑब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो वो सिंगुलर प्लूरल की वजह से अलग हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा हाई चांस होगा कि कोई और बदलाव आए, 90% सवाल ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल की वजह से गलत कर देते हैं, या कभी तो किसी में तो बी की फॉर्म नहीं होगी, सेंटेंस पैसिव वैसे ही गलत हो गया। किसी सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है लेकिन बी की सेकंड फॉर्म दे रखी है, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में है लेकिन बी फर्स्ट फॉर्म में है, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है लेकिन बी सेकंड में है, ऐसे ही गलत कर दोगे आप तो। जिस फॉर्म में मेन वर्ब है उसी फॉर्म में बी देखनी है, बस काम हो गया। आप देख लेना पैसिव सेंटेंसेस आसानी से हो जाएंगे, अब घबराए बिल्कुल नहीं। मैं आपको जो शीट दूंगा वो शीट थोड़े से अच्छे लेवल की होगी, अच्छे लेवल की मतलब टफ होगी थोड़ी, ठीक है। अगर आप उसको कर लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। एक शीट आपको दे दूंगा मैं प्रीवियस क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएगी। एक वो हो गया आपका लेवल जिसमें यूपी टेट, एमपी टेट, एचपी टेट प्लस सी टेट और राजस्थान का कोई एग्जाम उसके क्वेश्चंस, प्लस थोड़ा सा एक अलग से शीट मिल रही है आपको, वो अलग होगी। अब सेंटेंसेस लिखना चालू करें। मैंने लिखा एन एरो killed the tiger. The screwdriver opened the door. Vishal married Sanjana. Ruchi knows me. हाँ क्या 24 वालों के भी बढ़ गए? फेल कितने में है, कितना परसेंटेज है? बस लेवल 2 में, वाह मौज हो गई। कंपटीशन खत्म? नो, सुरक्षित हैं, खाली मत बोलो खाली जाएंगे क्यों, आप लोग कहां जाओगे, आप लोगों को ज्वाइन नहीं करना क्या? ऐसा बोलो कि इंग्लिश की शीटें सुरक्षित हैं। अब देख लो, अभी भी मेहनत नहीं करोगे तो इससे बढ़िया चांस नहीं मिलने का, और आगे चल करके क्या होगा कोई आइडिया नहीं है। पता नहीं बीजेपी गवर्नमेंट आती है और आकर के स्कूल्स प्राइवेट हो चुकी हैं, ऐसा न्यूज आ जाए,
अभी लग जाओगे तो लग जाओगे, है ना? कौन सी? जो लग जाओगे वो तो रहेगी। अभी जैसे कि देखो एलडीसी के बहुत सारे स्कूल्स में पद खाली कर दिए गए, जो वेकेंट थे उनको खत्म कर दिया गया, लेकिन जो लगे हुए वो तो रहेंगे बेचारे। ऐसा थोड़ा ना कि वो बोरे बिस्तर उठा के जाओगे तुम घर पे, वो रहेंगे वहां पर। जैसे ही वो प्रमोट होके यूडीसी पे जाएंगे तो एलडीसी खत्म हो जाएगा वहां पर, जब तक है वो पोस्ट है। कुछ इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, दिस बॉक्स contains a shirt. This chapter includes 12 topics. हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम। मैम पास हैं आप, क्यों घबरा रहे हैं? हाँ, पास हो गए ना? बोलो ना, पास हो गए ना? चेक कर लिया? ठीक है, तो कल कल सब लोग वैसे मिठाइयाँ खिला सकते हैं आप लोग। इन्होंने मना किया, खुद ही तो बोलते हैं। आप खुद ही बोल देते हो कि अभी रहने दो, नवरात्रा चल रहा है। इस क्लास में बच्चों ने खुद ने कहा सर थोड़े दिन रुक जाओ, नवरात्रे चल रहे हैं। ध्यान नहीं होता है ना भाई, मुझे नहीं पता। ठीक है, कल ला दूं। चलिए सेंटेंस बनाते हैं और ये सेंटेंसेस देखते हैं कौन कौन सही बनाता है। मैं आपकी प्लेस पर आकर, आपकी जगह पर आकर नोटबुक चेक करूंगा कि आप बनाते भी हैं या सिर्फ मुझे ही बनाते हैं। क्या क्या? सिटी सीकर बंद कब? किस चीज के लिए? अच्छा अच्छा, वो आरक्षण को लेकर क्या? अभी अपनी तो क्लास लगेगी। छुट्टी करिए, फिर होगी भाई, फिर होगी, हो सकता है। हाँ हाँ, एलडीसी का बैच गया था, मैं उसी क्लास में था। हम्म, यहाँ पे मेरिट आगे प्रपोजिशन कहाँ गई? ठीक है, अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सीखेंगे। ओके। इसमें सर ये आ जाए हम्म, तो इसकी ये सर इससे पहले हेल्पिंग वर्ब बनी हाँ तो सेकंड सेकंड है। सेकंड है तो आ जाए वो हो जाएगा आज बिल्कुल। या वर्ब हाँ, अब ये थर्ड फॉर्म में आ जाएगा, हाँ केल्ड भाई एन एरो। बस तो इसके सर ये बताओ, स्क्रू ड्राइवर, हाँ ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट कौन सी फॉर्म है? ये थर्ड फॉर्म थर्ड सेकंड तो कैसे होगी बताओ आप? तो ओके में से एक ही हो सकती है, या तो सेकंड है या थर्ड है। ये तो सर सेकंड होगी सेकंड होगी, क्यों होगी? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब वर्ब नहीं है। नहीं है तो अब किसकी जरूरत पड़ेगी? बी की ये सेकंड फॉर्म। की सेकंड फॉर्म बी की सेकंड फॉर्म कौन सी होगी? की सेकंड फॉर्म वॉज यावर, हो जाए क्या आ जाएगा? इसमें डोर के हिसाब से दरवाजे एक ही है, एक वॉज हो जाएगा। ये द के साथ में वर आना जरूरी थोड़ी है। नहीं, द के साथ में नाउन आया तो नहीं आएगा। ठीक है,
सही है क्या पूछ रहा हूँ अरे भाई टाइगर नाउन नाउन नहीं है क्या? ये तो जानवर है, सर। ये एडजेक्टिव थोड़ा ना है, तो फिर वर्ड क्यों आएगा? अलग अलग किसी का तो सही हो। अरे यार ये क्या बात है, दोनों एक ही पोस्ट के लिए लड़ रहे हो क्या? मेरी नहीं तो तेरी। हाँ बहुत सही है। अरे भाई वो पिछले वाली बात आप ज्यादा दिल में तो नहीं बैठ गई वो वाली बात, है कि द के साथ कुछ आया तो वर लगा दो। अरे वो तब जब एडजेक्टिव हो, अगर कोई नाउन आया, नाउन कौन होता है? कोई भी जानवर, कोई इंसान, अगर वो आया है तो वो तो नाउन ही होगा। कोई वस्तु है वो नाउन होगा, उसको हम सिंगुलर ही मानेंगे, सिंगुलर है तो। जिन शब्दों के साथ आप एस या एस लगाकर प्लूरल बना सकते हो वो क्या होते हैं? नाउन होते हैं। हाँ देखो वर्क कर दिया था क्या? ये किया नहीं अभी दो, चलो ठीक है करो। सारे बना दिए? ये तो नहीं बनाए। आई वॉज नो का थर्ड फॉर्म क्या होगा मैम? थर्ड फॉर्म बनाएंगे ना। और ये आई एम किया है, ठीक है। लेट आने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आप घबराएं नहीं। बस जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर मेहनत करें। पीछे की क्लासेस आपकी दोबारा लगेंगी, ये बताया होगा आपको, तो वो सब कवर हो जाएगा। और ऐसी कोई चीज नहीं है कि पहले का आएगा तो ही ये सीख पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हा? ठीक है। सभी लोगों ने केवल एक ही तरह की गलती, एक ही तरह की गलती की है। अरे मैंने ऐसा तो ये भी बोल देंगे बीच में, यहां तक आओ। चीज होती है कि टेंटा का देखो मार दो ठीक है। ये क्या है? और वो क्या है preposition बीच में? एम, ठीक है ठीक है। एक ही कॉमन मैंने मैं आपको बताया कुछ तो, और दूसरी चीजें भी हैं। हम्म। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। आप सभी ने ट्रांसफॉर्मेशन एकदम ठीक किया है, लेकिन ये जो सवाल है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनमें कुछ अलग है। और कुछ अलग क्या है? प्रेपोजिशन। इनमें से किसी में भी बाई प्रेपोजिशन यूज नहीं होगी, किसी में भी बाई प्रेपोजिशन यूज नहीं होगी। प्रेपोजिशन सेंटेंस का स्ट्रक्चर एकदम ठीक है, वहीं पर आएगी, सब चीजें ठीक है, लेकिन बाय नहीं आएगा। इसीलिए मैंने उस वक्त आपसे यह कहा था कि यहां पर मैं प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट लिख रहा हूं। क्यों बाय नहीं लिखा? क्योंकि हर बार बाय आए ये जरूरी तो नहीं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए कि प्रेपोजिशंस अलग अलग आती हैं, कौन से केस में अलग अलग आएंगी। ठीक है, अगर इन सभी को, जिस सब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट कह रहा हूं उसे मैं एजेंट मान लूं, एजेंट मतलब काम को करने वाला ही होता है, किसके द्वारा काम किया गया वही तो एजेंट होता है। ध्यान से सुनिए, अगर आपका किसी भी सेंटेंस में एजेंट अगर आपके सेंटेंस में आप बाई यूज करना चाहते हो तो याद रखें इसके बाद आने वाला जो भी एजेंट होगा वो लिविंग नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सजीव नाउन अगर है, सजीव नाउन है, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर, सजीव होना जरूरी है। लिविंग होगा तो क्या यूज होगा? बाई यूज होगा। ये पहली कंडीशन थी। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरी कंडीशन, अगर आपके पास में यहां पर आया हुआ एजेंट, एजेंट मतलब किसके माध्यम से काम हुआ, यह चीज अपने आप में कोई टूल है। क्या है? टूल यानी औजार है, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? इंस्ट्रूमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट या टूल है तो आप यहां पर एक प्रेपोजिशन यूज कर सकते हो और वो प्रेपोजिशन हमेशा होगी विद। क्या होगी? विद।
ठीक है। और देखिए नेक्स्ट नंबर 3 पे, अगर आप कभी भी देखते हो कि यहां पर आई है कुछ निश्चित वर्ब, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद में फिक्स्ड प्रीपोजिशंस आती हैं। क्या आती हैं? फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। उसमें लिविंग आए नॉन लिविंग आए कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर वो वर्ब्स ही ऐसी हैं। और वो वर्ब्स 4 वर्ब्स हैं, याद रखिएगा। एक वर्ब्स है आपके पास नो, एक है मैरी, एक है कन्फाइन और एक है रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट, इन सभी वर्ब्स को जब कभी भी आप यूज करते हो पैसिव में यूज होते ही इनके साथ केवल एक प्रीपोजिशन यूज होगी, और वो कौन सी होगी? टू। ठीक है। एक्टिव सेंटेंसेस में इनके साथ प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं, और पैसिव में इनके साथ हमेशा क्या आएगा? टू। ठीक है, याद रहेगा। ये सभी ने यही एक गलती की है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सबका सही है। हम ये मान सकते हैं कि ये चीज आपने सीखी अभी है तो अभी करोगे। दूसरी चीज नंबर 4 पे आपके पास जो वजह आती है ये समझने वाली चीज होगी। अगर कोई भी चीज किसी भी दूसरी वस्तु को अपने अंदर इंक्लूड करती है, शामिल करती है या कवर करती है, आप ऐसा मानिए कि अगर कवरिंग सेंस दिया है, कौन सा सेंस दिया है? कवरिंग सेंस। कवरिंग सेंस का मतलब क्या होता है? घेरना, चारों तरफ से ढक लेना। अगर कोई भी आपको कवरिंग सेंस नजर आता है, कोई चीज किसी चीज के अंदर कवर्ड है, तो कवर होने के लिए कौन सी प्रीपोजिशन होती है? इन। कोई भी चीज किसी चीज के अगर अंदर है तो इन आना चाहिए। ये सुनो, अब आपके कोई भी गलत नहीं होंगे, करके देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है आपके पास लिखा हुआ एन एरो किल्ड द टाइगर, तो आपने टाइगर को सबसे पहले लिखा द टाइगर। अब टाइगर एक जीव है तो ये नाउन है, ये सिंगुलर ही है, एडजेक्टिव थोड़ा ना है। द टाइगर किल्ड सेकंड फॉर्म है, कैसे पता चला? इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो बी की सेकंड फॉर्म वॉज या वर, सिंगुलर के लिए वॉज। द टाइगर वॉज थर्ड फॉर्म में आ गई किल्ड। अब यहां पर आप बाई लगाने की बजाय अब देखो आगे आएगा एन एरो। अब बताओ, एक तीर मारने के लिए क्या था? टूल या इंस्ट्रूमेंट था क्या? तो इसीलिए यहां पे क्या होना चाहिए? ये विद आने की वजह समझ में आई क्या आपको? विद क्यों आया? ठीक है। अगला सेंटेंस और देखिए, लिखा है आपके पास में द स्क्रू ड्राइवर ओपन द डोर, तो डोर को मैंने सबसे पहले लिखा द डोर, ये ओपन सेकंड फॉर्म है इसीलिए क्या लिखूं? वॉज। सिंगुलर ही तो है डोर, द डोर वॉज। अब थर्ड फॉर्म आ गई ओपन्ड, द डोर वॉज ओपन्ड। आगे आपके पास होगा द स्क्रू ड्राइवर। अब बताओ, स्क्रू ड्राइवर फिर से क्या है? अरे टूल है क्या? या कोई ये वर्ब इसमें से खास है? कोई कवर कर रहा है क्या? स्क्रू ड्राइवर गेट को कवर कर रहा है? नहीं। या फिर कोई भी सजीव है? नहीं। तो इनमें से एक टूल या इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, तो फिर से किसकी जरूरत पड़ेगी? विद की। समझ में आया? विशाल मैरिड संजना, शायद 5-6 रोज पहले की बात है, मैंने क्लास में सेंटेंस मैरिड को लेकर लिखाया था, तो किसी ने कहा कि टू आएगा क्या? टू नहीं आएगा क्या यहां पर? तो मैंने कहा नहीं आएगा, क्योंकि एक्टिव सेंटेंसेस में नहीं आता। अरे कोई टू विद नहीं आता है मैरी के साथ में। एक्टिव सेंटेंस में मैरी वर्ब के साथ एक्टिव सेंटेंसेस में हिंदी में हम बोलते हैं उसने उसके साथ शादी की, लेकिन विद नहीं आएगा। जिससे शादी, मैरी के बाद सीधा ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। संजना को आपने सबसे पहले लिखा, आपने लिखा संजना। अब ये सेकंड फॉर्म है इसीलिए आपने लिखा वॉज मैरिड। यहां तक हर बच्चे का सही है सवाल, ये सब सही है आपने, लेकिन गलती कहां कर दी आपने? प्रीपोजिशन को लेकर। इस मैरिड के साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या आनी चाहिए? टू आनी चाहिए। ये 4 वर्ब्स लिखिए, इनके अलावा कोई दूसरी वर्ब नहीं आएगी आपके एग्जाम में, तसल्ली से आराम से सीख सकते हैं। तो टू के बाद में अब लिखेंगे आप विशाल। समझ में आ गया क्या ये ऐसा? एक और देखो, रुचि नोज मी, तो सेंटेंस क्या होगा? आई, ये नोज फर्स्ट फॉर्म है तो आई के साथ एम आएगा, आई एम। नो की थर्ड फॉर्म क्या होगी? नोन। अब नोन जब पैसिव आता है तो हमेशा क्या होगा? टू। आई एम नोन टू रुचि, दैट्स इट। अगला सेंटेंस, दिस बॉक्स कंटेन्स अ शर्ट फॉर यू, इस बॉक्स के अंदर तुम्हारे लिए एक शर्ट है। चलिए ठीक है, मैं सेंटेंस लिख देता हूं। मैंने लिखा अ शर्ट। अब बताओ, अ शर्ट इज कंटेन्ड, यही तो करूं, या फिर फॉर यू कहां जाएगा? लास्ट में रख दें, क्यों? अगर मैं कहूं कि नीली गीता ने गाड़ी खरीदी तो सही है क्या? अरे नीली गीता ने गाड़ी खरीदी, ठीक है क्या? गीता ने नीली गाड़ी खरीदी, इसका मतलब नीला होना जानकारी गीता की नहीं दी,
गाड़ी की थी, तो इसीलिए नीला शब्द गाड़ी के साथ आना चाहिए। ये सुनो, अब एक बात बताओ, फॉर यू क्या है? तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारे लिए क्या है? शर्ट है क्या? तो ये शर्ट के साथ नहीं रहनी चाहिए क्या? ये फॉर यू, तुम्हारे लिए, ये जानकारी किसकी है? शर्ट। अरे बॉक्स तुम्हारे लिए है कि शर्ट तुम्हारे लिए है? तो इसके साथ आना चाहिए ना, इसके साथ आना चाहिए। तो अ शर्ट फॉर यू, ये यही रहेगा। लेकिन फोर प्रपोजिशन है, इसके बाद वाले सब्जेक्ट नहीं होंगे, सब्जेक्ट तो यही रहेगा। तो इसके अनुसार क्या आ जाएगी? वर्ब इज। इज क्यों आई? कंटेन्स फर्स्ट फॉर्म है। थर्ड फॉर्म बनाएंगे, क्या हो जाएगा? कंटेन्ड। अब मुझे एक बात बताओ, बॉक्स ने शर्ट को क्या किया है? अपने अंदर समा रखा है। जब कोई भी चीज किसी चीज के अंदर आ जाएगी तो क्या प्रपोजिशन होनी चाहिए? इन। आगे आ जाएगा दिस बॉक्स। ये इन आने की वजह समझ में आई क्या? आपके पेपर में जो सवाल आता है, आपके पेपर में यहां पे जो सवाल आता है वो सवाल लिख रहा हूं मैं, और वो सवाल क्या होता है? सवाल ये होता है, द फायर engulfed द हाउस। आग ने घर को चारों तरफ से घेर लिया, मतलब आग लग गई और आग ने घेर लिया। अब बताओ इसका पैसिव क्या बनना चाहिए? पहले इसका बनाओ, द हाउस। ये एनगल्फ्ड कौन सी फॉर्म है? सेकंड, इसीलिए क्या लिखा? वॉज। थर्ड फॉर्म आ जाएगी एनगल्फ्ड, और देन फिर अब बताओ इन विद क्या होना चाहिए? आग कोई टूल नहीं है, वो घर आग के अंदर समा चुका है, चारों तरफ आग है तो घर अंदर आ गया, इसलिए क्या आ जाएगा? इन द फायर। समझ में आया कि? हाँ, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, दिस चैप्टर इंक्लूड्स 12 टॉपिक्स। क्या होना चाहिए? हाँ, 12 टॉपिक्स आप सबसे पहले लिखेंगे, 12 टॉपिक्स। अब इंक्लूड्स फर्स्ट फॉर्म है तो आप भी फर्स्ट फॉर्म बी की इज एमआर में से एक चुनोगे, प्लूरल है इसलिए क्या लिखा? 12 टॉपिक्स आर। इंक्लूड का हो जाएगा इंक्लूडेड। अब बताओ ये उस चैप्टर के अंदर है कि चैप्टर के द्वारा है? क्या है? उसके अंदर है, शामिल है, कवर्ड है उस चैप्टर में, तो क्या हो जाएगा? इन दिस चैप्टर। बताओ कर सकते हो या नहीं? कर सकते हो ना? बाई प्रपोजिशन केवल तब लगेगा जब सजीव एजेंट आया हो। अगर एजेंट आपके पास में टूल या इंस्ट्रूमेंट है तो हम बाई नहीं विद यूज करते हैं, और अगर इस तरह की वर्ब्स है तो इसके साथ टू यूज करेंगे। और कोई भी चीज कवर कर रही है किसी चीज को, कवरिंग सेंस है, तो हम क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे। कर सकते हो ना? चलो लिख लो फटाफट। तो आज हमने एक छोटा सा लेवल पार कर लिया। वैसे में किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही?